हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम एग्ज़ाम गुरुजी। आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का 11 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था। उसका शिफ्ट 1 का आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। अगर आपने हरियाणा जेई के जितने भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन ए हॉरिजॉन्टल डीपीसी द थिकनेस ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, हमारे पास रेशियो दिया गया है इस जनरली। हॉरिजॉन्टल डीपीसी के लिए थिकनेस जो होगी वो कितनी होगी, हमारे पास यहाँ पे रेशियो जो दिया गया है 1:2:4। ये जो होता है ये M15 का रेशियो होता है। M15 का जो ग्रेड होता है उसका ये रेशियो होता है। तो हॉरिजॉन्टल डीपीसी की जो थिकनेस होती है वो 40 mm होती है, यानी कि 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। जो डीपीसी होता है वो प्रोवाइड की जाता है हमारी बिल्डिंग की दीवारों में या फिर जो फ्लोर होता है, ताकि जो मॉइस्चर की एंट्री होती है उसको ब्लॉक किया जा सके या फिर अवॉइड किया जा सके। मॉइस्चर जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए डीपीसी प्रोवाइड किया जाता है दीवारों में जो होता है। तो इसको स्क्वायर मीटर में मेज़र किया जाता है डीपीसी को। यहाँ से भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। वैसे एक पॉइंट और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई डीपीसी जो हॉरिजॉन्टल डीपीसी होता है, जो बाउंड्री वॉल होती है उसके लिए कितना होता है। बाउंड्री वॉल जो होती है उसके लिए 25 mm का डीपीसी प्रोवाइड किया जाता है, 25 mm का। लेकिन बिल्डिंग का केस जब भी आता है तो उस केस में हमारा 40 mm आंसर होता है। ये पॉइंट आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, द लाइम मोटार हैविंग ऐश यूज एज ए फाइन एग्रीगेट इज कॉल्ड। आपको पता है कि फाइन एग्रीगेट के रूप में आप सैंड को यूज कर सकते हैं, सुर्खी को यूज कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी केस आता है जहाँ पर फाइन सैंड की जगह आप ऐश को यूज करते हैं, तो वो होता है ब्लैक मोटार। ब्लैक मोटार। मड मोटार जो होता है ये मिट्टी वाला मोटार होता है। ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके वाले होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, जहाँ पर रोड्स वगैरह नहीं होते, तो वहाँ पर इसको ही यूज़ किया जाता है, मड मोटार को। गेज मोटार जो होता है इसमें दो बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, एक लाइम होता है, दूसरा सीमेंट होता है। एंड सीमेंट मोटार तो कॉमन है, सभी को पता है कि सीमेंट एंड सैंड का बना हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है तो वाटर की जो डिमांड रहेगी एक आदमी के लिए एक दिन के लिए कितनी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन दी गई है 50,000 से 2 लाख की पॉपुलेशन है हमारे पास। तो उसके लिए जो वाटर की डिमांड होगी पर कैपिटा पर डे वो कितनी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पानी की जो डिमांड होती है वो 150 से लेकर जो होती है वो 240 पर लीटर ग्राम होती है, यानी कि लीटर पर डे पर पर्सन होती है। 150 से लेकर 240 लीटर। तो यहाँ पर 150 तो दिया है लेकिन 240 नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, हमारा 150 से 180 हम इसको आंसर मान लेते हैं। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली होती है भाई, इसको आप देख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब एग्ज़ाम में ये कॉमन क्वेश्चन है कि यही बार बार पूछा जाएगा। वैसे इसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई हमारी अगर पॉपुलेशन जो है वो 20,000 से कम है तो उस केस में हमारा 110 लीटर पानी यूज किया जाता है पर कैपिटा पर डे के हिसाब से। अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख है या फिर उसके ऊपर है तो उस केस में हमारा 335 से लेकर 360 लीटर पर डे पर कैपिटा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम और मिनिमम भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वैसे कॉमन चीज़ आपको पता है कि 135 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से पानी जो है वो यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो फुल फॉर्म ऑफ DWF। DWF की फुल फॉर्म क्या होती है। D फॉर ड्राई, W फॉर वेदर एंड F फॉर फ्लो, ड्राई वेदर फ्लो। नेक्स्ट देखिए, डमी एक्टिविटीज रिप्रेजेंट बाय। डमी एक्टिविटी इज रिप्रेजेंट बाय। डमी एक्टिविटी जो होती है ये रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है दो एक्टिविटी के बीच में। डमी एक्टिविटी जो होती है दो एक्टिविटी जो है उसके बीच में ये रिलेशनशिप जो होता है उसको इस्टेब्लिश करती है। एंड ये एक्टिविटी जो होती है इसके पास जीरो ड्यूरेशन होती है।
जीरो अवधि होती है, ड्यूरेशन जो होती है, एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डैश लाइन जो होती है, डैश लाइन। डैश लाइन जो होती है जैसे ये, तो इसको डॉट लाइन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। वैसे कई जगह आपको ये डैश लाइन भी देखने को मिला है, डॉट लाइन भी देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो होते हैं वो थोड़ा बहुत आपको अलग अलग करके पूछा जाता है कि भाई डैश डॉट, सिर्फ इसी का फ़र्क है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द आर एफ फॉर 2 सेंटीमीटर टू ए मीटर। आर एफ जो है बोल रहा है कि कितना है हमारे पास यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में? तो 2 मीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको भी सेंटीमीटर में बदलना है मीटर को, तो ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर आ चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए वो 1/100, 1/20, 150, 100 इस तरह के दिए हैं। तो हमें इन दोनों का हाफ कर देना है, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। तो इसका डिवाइड करके 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का तो 1 आएगा, इसका करेंगे तो 1/50। ये हमारे पास आर एफ जो है वो आ चुका है। ऑप्शन नंबर थर्ड ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पे, 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर जो है वो कितने स्क्वायर यार्ड के बराबर होगा? भाई स्क्वायर मीटर में पूछा है तो हमारा आंसर जो है वो भी स्क्वायर मीटर में ही आएगा। तो 1 स्क्वायर मीटर जो होता है वो होता है 1.196 स्क्वायर यार्ड के बराबर होता है। ये ऑप्शन वन हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, वन चेन इज इक्वल टू, वन चेन जो होती है वो किसके बराबर होती है? यहाँ पर ऑप्शन 1 फीट, 1 माइल, 66 फीट, 66 पर लॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वन चेन जो होती है वो 66 फीट के बराबर होती है। मीटर में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई वन चेन जो होती है वो कितने मीटर की होती है। मैट्रिक चेन की अगर बात करेंगे तो 20 मीटर की होती है, आपको पता ही है। 30 मीटर की भी होती है मैट्रिक चेन। सो आंसर हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस एट विच स्ट्रेसेस इज। न्यूट्रल एक्सिस जो होता है एक ऐसा एक्सिस होता है जहाँ पर स्ट्रेस जो होता है वो बिल्कुल ही जीरो होता है। ऑप्शन वन हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कंक्रीट इज एन डैश मटेरियल। कंक्रीट जो होता है एक ब्रिटल मटेरियल होता है भाई, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि भाई ब्रिटल मटेरियल जो होगा वो कौन कौन से हो सकते हैं। ब्रिटल मटेरियल जो होता है ये आपको बहुत ही लो डिफॉर्मेशन दिखाता है जब वो फेल होने लगता है। दैट इज़, इसकी जो फेलियर होता है वो सडनली फेल हो जाता है विदाउट वार्निंग दिए। आपको ये वार्निंग ही नहीं देगा कि भाई मैं फेल हो रहा हूँ, ये अचानक से फेल हो जाएगा। ये होता है ब्रिटल मटेरियल। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास एक तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि कंक्रीट होता है, एक कास्ट आयरन होता है, एक जो ग्लास होता है वो होता है। तो ये सैरामिक भी होता है भाई, सैरामिक्स। सैरामिक्स जो होता है ये भी एक ब्रिटल में ही आता है। सो इसके ये कुछ एग्जाम्पल थे। यहाँ पर एक पॉइंट ये पूछा जाता है कि भाई इफ़ द इलोंगेशन इज़ लेस देन 5% द मटेरियल इज़ ब्रिटल। इलोंगेशन यानी कि इलोंगेट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, इलोंगेशन जो होती है वो हो रही है, कितने परसेंट हो रही है? लेस देन 5%। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। अगर हमारी इलोंगेशन जो है 5% से ज़्यादा हो रही है तो हम उसको डक्टाइल बोलेंगे। बी फॉर ब्रिटल, डी फॉर डक्टाइल। देखिए लेस देन, बी, ये एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बी जो है वो पहले आता है, डी बाद में आता है। तो पहले के लिए लेस देन एंड ग्रेटर देन डी, डक्टाइल। तो ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अब कुछ और पॉइंट भी हम देख लेते हैं ब्रिटल से। तो ब्रिटल मटेरियल जो होता है इसकी जो होती है वो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है लेकिन लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि कंक्रीट का केस ही आप देख लीजिए। कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है लेकिन टेंसाइल में बहुत ही वीक होता है।
तो इसलिए इसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी, एंड इसका जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड टफनेस होती है वो भी वेरी लो होती है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड टफनेस ये भी लो ही होती है। अगला देखिए, इफ़ द एरिया इज इन mm स्क्वेयर एंड डिस्टेंस इन mm, देन द mi यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज। अगर हमारा जो एरिया है वह एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू मीटर स्क्वेयर में आएगा या फिर mm स्क्वेयर में आएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया मीटर स्क्वेयर या फिर mm स्क्वेयर। अब डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है कि भाई इतना लंबा है, इतने फीट है, इतने मीटर है, ऐसे ही बोलता है। तो मीटर हो गया, फीट हो गया या फिर mm हो गया। तो ऐसे ही हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। सो वो होता है हमारे पास मीटर 4 या फिर mm 4 या फिर सेंटीमीटर 4। यहाँ पर जो भी ऐसा आंसर होगा वही हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे mm 4 ये वाला दिया है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज डिफाइंड एज द समेशन ऑफ द सेकंड मूवमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्री एरिया अबाउट द एक्सिस। ये इसकी डेफिनेशन होती है। वैसे इसकी डेफिनेशन से मैंने देखा नहीं है कि अभी तक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। वैसे ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। The orifice diameter is kept generally dash times the diameter of pipe. ओरिफिस का जो डायमीटर होता है वो 0.5 गुना होता है उसके डायमीटर ऑफ पाइप के। डायमीटर ऑफ द पाइप 0.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइप। वैसे ये वैल्यू जो होती है 0.4 से लेकर 0.8 तक वेरी करती है। ये वैल्यू जो होती है 0.4 से लेकर 0.8 तक वेरी करती है। लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तब हमारा आंसर यही होता है। IS कोड में भी यही लिखा है, लेकिन वेरी की जब बात आएगी तब आप इसको आंसर लगाएंगे। ये IS कोड कहता है भाई, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, द वैक्यूम प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर बिलो द। वैक्यूम प्रेशर जो होता है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर जो होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, ये होता है वैक्यूम प्रेशर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फ्लो इन ओपन चैनल इज सेड टू बी लैमिनार इफ द रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन। कॉमन क्वेश्चन है भाई, ओपन चैनल कौन सा होता है, जो खुला खुला होता है। खुला खुला कहने का मीनिंग है कि भाई हमारा नदी हो गया, सागर हो गया, झरने हो गया, ये जितने भी होते हैं ये ओपन चैनल ही होते हैं। जो आप पाइप के थ्रू ले जा रहे हैं वो तो कॉमन चीज़ है कि पाइप में ही होगा। एक पाइप में फ्लो होता है, एक ओपन चैनल में फ्लो होता है। सो ओपन चैनल के लिए हमारा रेनॉल्ड नंबर जो होता है लैमिनार के लिए वो 500 से कम होता है। 600 तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया, लेकिन लेस देन 500 होता है। अगर हम टर्बुलेंट की बात करेंगे तो टर्बुलेंट के लिए 2000 से ज़्यादा होता है। अगर 500 और 2000 के बीच में है तो वो होता है ट्रांजिशनल फ्लो। ट्रांजिशनल फ्लो होता है वो। पाइप का केस जो होता है यहाँ पर 2000 से कम जो होता है वो लैमिनर के लिए होता है, 4000 से ज़्यादा जो होता है वो टर्बुलेंट के लिए होता है। इन दोनों के बीच में वो ट्रांजिशनल होता है। ये चीज़ है, बाकी और कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये रेनॉल्ड नंबर जो होता है एक डिमेंशनलेस नंबर है। वैसे डिमेंशनलेस नंबर जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। 5 की तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है। बाकी एक ग्रेसहोफ नंबर होता है, बायोट नंबर होता है, ये बायोट नंबर
इसी तरह के एक न्यूसेल्ट नंबर भी होता है, बहुत सारे नंबर होते हैं, तो उसकी आज तक मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई है, तो चलो देखूंगा कि मैं बन सकती है कि ट्रिक नहीं बन सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि इनकी ट्रिक बनेगी। अगला देखिए यहाँ पर इन एफ्लेक्स द राइज इन वाटर लेवल इज ड्यू टू। एफ्लेक्स जो होता है, राइज इन वाटर लेवल जो होता है, वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन बाय द ब्रिज इन द फ्लो ऑफ वाटर। ऑप्शन हमारा डी आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज। भाई स्लीपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जो वुडन स्लीपर होती है, लकड़ी का जो स्लीपर होता है, इसकी अगर हम एवरेज लाइफ की बात करेंगे तो 12 से 15 साल तक चलता है ये। 12 से 15 साल तक ही चलता है। ये जो बनाया जाता है वो होता है साल एंड टीक का। साल एंड टीक का आप बना सकते हैं वुडन जो स्लीपर होता है। सो यहाँ पर वुडन स्लीपर के बारे में पूछा गया, लेकिन यहाँ पर केस जो है वो ब्रॉड गेज है। ऐसे ही वुडन स्लीपर के लिए आप मीटर गेज भी यूज़ कर सकते हैं, नैरो गेज के भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी का भाई आपको साइज़ है वो पता होना ज़रूरी है। जैसे कि ब्रॉड गेज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ब्रॉड गेज का साइज़ यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट दिया गया है। वैसे 2740 है। वैसे 2750 होता है, 40 चलो कोई बात नहीं, 250 तो होता ही है, एंड 130 हाँ ये तो होता है। तो यही इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ब्रॉड गेज के लिए भाई। अगर हम यहाँ पे मीटर गेज की बात करेंगे तो मीटर गेज के लिए हमारा जो आंसर होना चाहिए था, चलो ये तो मैं मान गया कि भाई ये तो सही है, 1830 mm इंटू, चलो ये भी सही है, 200 mm, 203 है, 200 होता है वैसे, और 114 है, लेकिन चलो होता 13 है, 113 होता है, 3 होना चाहिए 4 की जगह। तो ये हमारे पास मीटर गेज के लिए होता है। चलो ऐसे बताने से बेहतर है कि मैं खुद से लिख दूँ। अगर हम नैरो गेज की बात करेंगे तो उसका जो साइज़ होता है, सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ मैं, 150 इंटू 18 इंटू 9 सेंटीमीटर, ये होता है नैरो गेज के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, द डिडक्शन इन लिंटल ओवर ओपनिंग इज। डिडक्शन जो होती है लिंटल की, लिंटल जो होता है ओपनिंग की, वो कैसी होती है, तो वही वो होगा लेंथ इंटू थिकनेस कितनी है एंड दीवार की थिकनेस कितनी है। ये वन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, एल इंटू टी इंटू थिकनेस ऑफ वॉल्स। नेक्स्ट वन देखिए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन एम के एस ऑफ डोर एंड विंडो सिल फॉर सीमेंट मोटार प्लास्टर। भाई प्लास्टर की जब बात आएगी स्क्वायर मीटर ही हमारा आंसर होता है, पॉइंटिंग हो वो भी स्क्वायर मीटर में ही मेजर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी। आरबीसी रेनफोर्स ब्रिक कंक्रीट, 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिल्ट इज द, सिल्ट क्या होती है भाई, हमारे पास दो तरह की सॉइल होती है, एक कोहेसिव होती है, एक होती है नॉन कोहेसिव। नॉन कोहेसिव को हम कोहेजनलेस बोलते हैं। नॉन कोहेसिव में हमारा ग्रेनाइट आता है एंड आता है एग्रीगेट भी आता है। वैसे आता तो ग्रेवल एंड सैंड ही है, लेकिन यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। सो यहाँ पे सिल्ट जो होती है वो कोहेसिव में आता है, क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, सैंडी सिल्ट हो गया। तो ये इस तरह के जो होते हैं वो कोहेसिव में ही आते हैं, इनमें कोहेसिवनेस की प्रॉपर्टी होती है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिजल्ट ऑफ। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाए, कम्बुलेशन ऑफ वेदर्स डिपॉजिट ऑफ इग्निसिस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो आपको बनती है अर्थ सरफेस के ऊपर ही बनती है। कई बार ये क्या होता है कि ये मेटामॉर्फिक एंड इग्निसिस रॉक से भी बनती है, तो इसलिए हमारा आंसर 1 ही हो जाएगा। सो 1 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन हो गया, इसके एग्जांपल ही होते हैं, कॉमन चीज़ें हैं ये तो। नेक्स्ट वन देखिए, तो फ्रॉम द फॉलोइंग द आर्टिफिशियल पोजुलाना इज। आर्टिफिशियल पोजुलाना जो होता है ग्राउंड ब्लास्ट फर्नेस लैग। साउंडनेस टेस्ट इज आल्सो नाउन एज।
तो साउंडनेस टेस्ट जो होता है वो किया जाता है ली चैटलियर मेथड के द्वारा। एंड इसमें जो आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको साउंडनेस की डेफिनेशन से बताता हूँ कि भाई आंसर क्या होगा। वैसे इजी क्वेश्चन है, कई लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज द एबिलिटी टू रजिस्ट वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज, रजिस्ट वॉल्यूम चेंज, यानी कि एक ऐसी सीमेंट की प्रॉपर्टी जो सीमेंट को एक्सपैंड होने से रोकता है, उसको हम साउंडनेस बोलते हैं। यानी कि साउंडनेस एक्सपेंशन हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये एक्सपेंशन जो होता है हमारे IS कोड 1489, इस IS कोड में आपको एक्सपेंशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि भाई मैक्सिमम एक्सपेंशन जो होता है वो सीमेंट में कितना होना चाहिए। मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ कि भाई एक्सपेंशन जो होता है वो 10 mm ही होता है ऑलमोस्ट सभी सीमेंट के लिए। लेकिन कुछ दो ऐसे सीमेंट होते हैं जिसका एक्सपेंशन 5 mm का होता है। तो 5 mm किस किस का होता है? एक तो होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट, उसका 5 होता है। एक होता है सुपर सल्फेट सीमेंट, इन दोनों का होता है 5 mm। बाकी जितने भी होते हैं, वैसे जितने भी नहीं, थोड़े बहुत जो होते हैं जैसे कि OPC हो गया, रैपिड हार्डनिंग हो गया, लो हीट सीमेंट हो गया, PSC सीमेंट हो गया, इन सभी का 10 mm ही होता है एक्सपेंशन जो होता है। अगले देखिए था बल्किंग ऑफ सैंड इज डिपेंड्स अपॉन। बल्किंग जो होती है वो डिपेंड्स करती है कि भाई हमारा जो सैंड है वो कितना पतला है, कितना फाइन है। अगला देखिए द टाइम इंटरवल फॉर विच द सीमेंट प्रोड्यूस रिमेन इन प्लास्टिक कंडीशन इज नाउन एज। रिमेन इन प्लास्टिक कंडीशन, प्लास्टिक कंडीशन जो होती है वो स्टार्टिंग पोजीशन होती है, यानी कि स्टार्टिंग की कंडीशन होती है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है? द एब्रीविएशन फॉर ड्राइंग। ड्राइंग का एब्रीविएशन ये होता है इन ड्राइंग फेस डायग्राम द वेट ऑफ द एयर इज एज्यूम टू बी शून्य। अगला देखिए इन ISCS द सिंबल यूज फॉर सिल्ट टाइप ऑफ सॉइल इज। वैसे इस क्वेश्चन में यहाँ से आगे तो आपने सॉल्व कर लिया होगा कि भाई इसका आंसर M होगा। सिल्ट को हम M से डिनोट करते हैं, लेकिन ये ISCS क्या है? ये होता है I फॉर इंडियन, S फॉर स्टैंडर्ड एंड C फॉर क्लासिफिकेशन, S फॉर सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम was first developed in 1959। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है पहले डेवलप हुआ था पहले 1959 में, एंड 1970 में इसको रिवाइज किया गया था। भाई इस दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि भाई ये कब डेवलप हुआ था, इसका स्थापना कब हुई थी। रिवाइज जो है ये तो नहीं पूछा गया, लेकिन शायद हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको रिवाइज से भी क्वेश्चन पूछा जाए। अगला देखिए तो यूनिट वेट ऑफ स्टील एज पर गिवन हमारे IS कोड के अकॉर्डिंग 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा होगा। अगला देखिए द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मैथड फॉर प्लेन बार इन टेंशन फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज। कितना होता है 25 के लिए? 25 के लिए 1.4 न्यूटन पर mm² होता है। अगर हमारी बात जो है सॉरी ग्रेड जो है M25 का यूज कर रहे हैं हम। कौन सा केस है? लिमिट स्टेट मेथड का केस है। वही अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड का केस पूछ लिया जाए हमसे, तो उस केस में हमारा 25 ग्रेड के लिए 0.9 न्यूटन पर मीटर होता है। दोनों चीज़ों को आप याद कर लीजिए। एंड ये प्लेन बार के लिए पूछा था यहाँ पर, प्लेन बार जो हमारी टेंशन में है। अगर आप डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो है HYST बार टोर बार के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका 60% जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है वो 60% इंक्रीज हो जाता है डिफॉर्म बार के लिए, टोर बार के लिए, HYST बार के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, इन विंड लोड कैलकुलेशन द K1 इज डिफाइंड एज, K1 जो होता है वो एक रिस्क फैक्टर होता है, जोखिम कारक होता है वो। नेक्स्ट वन देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा जाने लगा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि भाई इम्परफेक्शन फैक्टर जो होता है उसकी वैल्यू कितनी कितनी होती है। अब भाई ये इम्परफेक्शन फैक्टर जो होता है बकलिंग क्लास सी के लिए, ये इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फ़ा जो होता है ये सिर्फ कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करने में ही आप यूज़ करते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिए। अब जो बकलिंग क्लास होती है इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। उसके अकॉर्डिंग इम्परफेक्शन फैक्टर यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू होती है। ए की अगर हम बात करेंगे तो 0.21 होती है, अगर हम बी की बात करेंगे तो 0.34 होती है, अगर हम सी की बात करेंगे तो 0.49 होती है, अगर हम डी की बात करेंगे तो 0.76 वैल्यू होती है। तो हमसे सी की पूछी गई है तो सी का आंसर 49 हमारा आंसर होगा। 49 पिछली बार जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का उसमें भी सी के बारे में ही पूछा गया था, लेकिन आपको ए बी सी डी सभी के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ये चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट में देखिए, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी होती है 4Fe फॉर 500 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, ये होती है भाई 46 जो होती है, ये होती है लिमिटिंग वैल्यू जो होती है हमारे Fe 500 ग्रेड के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के। तो आपका भी थोड़ा बहुत फ़र्ज़ है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी भाई थोड़ा बहुत जो है फ़ायदा हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इन आइसो हाइट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑन द मैप वेयर द अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन रिकॉर्डेड इन अ गिवन पीरियड इज द सेम। अगला देखिए, द नंबर ऑफ रेन गेजिंग स्टेशन इन एनी बेसिन डिपेंड्स अपॉन, नंबर ऑफ रेन गेजिंग स्टेशन जो होते हैं एनी बेसिन में वो डिपेंड्स करते हैं कि भाई हमारा ये सब कुछ कैसा है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इन आर्चेस एंड लेंटल बैक इज द, भाई हमारे पास आर्च हो गई या फिर लिंटल हो गया तो उसकी जो बैक होती है उसको हम क्या बोलते हैं। बैक जो होती है उसको हम एक्स्ट्रा डोज बोलते हैं, एक्स्ट्रा डोज बोलते हैं। जो हमारे पास एक इंट्रा डोज भी होता है तो उसको हम सोफिट भी बोलते हैं, सोफिट या फिर इंट्रा डोज, बैक या फिर एक्स्ट्रा डोज। तो बैक क्या हो गई, अपर सरफेस ऑफ द आर्क, जो बाहर वाला सरफेस होता है उसको एक्स्ट्रा डोज बोलते हैं या फिर बैक ही हम बोलते हैं। एक्स्ट्रा डोज जो होता है ये आउटर कर्व होता है किसी भी आर्क का, एंड सॉफिट जो होती है इनर सरफेस ऑफ द आर्क, इंट्राडोज जो होती है इनर कर्व ऑफ एन आर्क, ये फर्क है, बाकी इंट्राडोज सॉफिट एक ही बात है। अगला देखिए, डैश बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ग्रुप डी अकॉर्डिंग टू द नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड्स के अकॉर्डिंग डी ग्रुप में कौन सी बिल्डिंग आती है। फोर ऑप्शन में क्या बोला गया है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग ए ग्रुप में आती है। ऑप्शन टू में दिया गया है एजुकेशनल बिल्डिंग बी ग्रुप में आती है।
ऑप्शन 3 में दिया गया है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, सी ग्रुप में आती है, और डी में हमारी असेंबली आती है। ये डी ग्रुप में आती है। ई की अगर हम बात करेंगे, ई फॉर बिजनेस, बिजनेस इकोनॉमी। एफ फॉर मर्चेंट, मर्चेंटाइल, मर्चेंटाइल। एच फॉर स्टोरेज, स्टोरेज। जे फॉर हैजार्डस। तो ये ग्रुप में डिवाइड किया गया है नेशनल बिल्डिंग कोड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, मैशन स्क्वायर इज यूज्ड फॉर। मैशन का जो स्क्वायर होता है वो किस काम आता है भाई? वही स्क्वायर जो होता है, अगर आपके पास मान के चलो कि साइट पर नहीं अवेलेबल है, तो अगर आपको स्क्वायर करना है 90 डिग्री फाइंड आउट करना है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे दो दीवारें बनाई है कि भाई ये स्क्वायर में है कि नहीं है, तो ये 90 डिग्री का एंगल पता करने के लिए आपको 3 पॉइंट लेने होते हैं। 3 पॉइंट, जैसे कि ये मान के लो 3 है, ये और ये जो है ये 4 है, तो ये जो होगा ये 5 होगा। इस ये एक स्क्वायर करने का एक हमारा इंजीनियरिंग का एक फॉर्मूला होता है, 3 4 5। 3 4 5 ये फीट में होगी हमारी वैल्यू। तो ये 90 डिग्री को ही फाइंड आउट करता है। दैट इज़ यहाँ पे बोला गया कि चेकिंग परपेंडिकुलरिटी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर पॉइंट्स इन द बिग मसनरी। ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर इन इंक्लाइंड शोरिंग द रिस्क, सॉरी द रैकर आर प्लेस्ड एट डैश विद द ग्राउंड। रैकर जो होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं 45 डिग्री पर। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच टाइप ऑफ सॉइल टिम्बरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। सॉइल की जो टिम्बरिंग होती है वो किस में रिक्वायर्ड नहीं होती है? हार्ड सॉइल में। नेक्स्ट में देखिए, फाइन स्क्रीन परमिट पार्टिकल ऑफ साइज लेस देन डैश टू फ्लो थ्रू दैम 6 mm। नेक्स्ट देखिए, द क्वांटिटी ऑफ वाटर थ्रू इनफिल्ट्रेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो शेप ऑफ सीवर जो होती है उस पर डिपेंड नहीं करती है। अगला देखिए, ए डैश इज एन इंक्लाइंड पाइप विच इज कनेक्टेड टू द अंडरग्राउंड सीवर। क्लीन आउट पाइप, क्लीन आउट पाइप जो होती है अंडरग्राउंड सीवर में कनेक्ट की जाती है। नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ द चेन इज मेजर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वन हैंडल टू द आउटसाइड ऑफ द अदर हैंडल, यानी कि आउटसाइड आउटसाइड ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रेंजिंग रोड्स आर। रेंजिंग रोड से हमारा पिछले वीडियो में भी हमने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था कि भाई रेंजिंग रोड जो होती है वो कैसी होती है। रेंजिंग रोड जो होती है एक पतली सी लंबी सी एक डंडी जैसी होती है, एक बता रहा हूँ छोटा सा। तो रेंजिंग रोड जो होती है वो 2 मीटर लंबी होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया 2 मीटर लंबी होती है एंड 3 से 4 सेंटीमीटर थिक होती है इसकी। स्ट्रेट राउंड कलर की होती, राउंड होती है, कलर तो भाई ब्लैक एंड वाइट होता है, पट्टी जैसी बनी होती है ब्लैक एंड वाइट की, तो वैसी होती है। तो ये सर्कुलर और ऑक्टागोनल इन क्रॉस सेक्शन में होती है। मैंने वहाँ पे बताया था भाई कि भाई मार्क करने के लिए एरिया को, एंड जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको सेटअप करने के लिए फील्ड में इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सर्कुलर और ऑक्टागोनल इन क्रॉस सेक्शन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के रेसिप्रोकल होती है। नेक्स्ट देखिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया द ओरिफिस क्लासिफाइड एज स्क्वायर ओरिफिस। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द फ्लो इज एज्यूम टू बी आइडल। हमारा जो फ्लो है वो आइडल है, विस्कस फोर्स जीरो है भाई, एंड इक्वेशन ऑफ मोशन आर नाउन एज। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा वो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसको हम इल्लुर इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसको बोलेंगे। यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन नहीं होगा आंसर, क्योंकि जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है द इंटीग्रेशन ऑफ आइलर इक्वेशन। आइलर इक्वेशन से हमारी बर्नौलीज इक्वेशन बनी है, इसलिए हमारा आंसर आइलर इक्वेशन होगा, बर्नौलीज नहीं होगा।
भाई वीडियो बनाते बनाते मेरा जो पाँव है, फीट है, वो उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि होता है कुछ आपको पता ही होगा, कुछ ना कुछ होता है भाई। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सिंगल लाइन ब्रॉड गेज ट्रायंगल द साइड स्लोप ऑफ द इम्बैकमेंट। इम्बैकमेंट जो होता है उसका साइड स्लोप जो होता है वो 2:1 होता है। ये साइड स्लोप है, साइड स्लोप है। अगर हम कटिंग स्लोप की बात करेंगे तो कटिंग स्लोप 1:1 होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। भाई आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ जो है 1-2 दिन लग जाते हैं। अगर वीडियो अपलोड हो जाती है तो उसके बाद 1-2 दिन लग जाते हैं वीडियो पीडीएफ बनाने में। वैसे बनी हुई होती है, लेकिन वो अपलोड कहीं ना कुछ करना पड़ता है थोड़ा बहुत उसका। तो वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी वीडियो देखने के बाद। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास यहाँ पर कि भाई द मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेन रेशियो फॉर कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम अगेंस्ट लैटरल टॉर्जनल बकलिंग 300। तो ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन पेपर। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।